हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नितिन्स एकेडमी। तो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था सॉल्यूशंस। आज हम लोग एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। अगले चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका जो वेटेज है, इसके जो मार्क्स हैं या इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आप ऑफिशियल सीबीएसई का मार्क्स पैटर्न देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखेंगे, तो आई थिंक 12 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते ही हैं। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रैक्टिकल यूजेस बहुत हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कंसेप्ट आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, नए फ्रेश पेज से आप लोग अपना शुरुआत कर लीजिए। चैप्टर की हेडिंग लगा देंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, देख शुरुआत हम करेंगे सिंपल से इंट्रोडक्शन से। आज हम लोग बेसिक्स ही पढ़ने वाले हैं। क्या है ये ब्रांच, क्या पढ़ना है हमको इसमें, मतलब क्या होता है सबसे पहले तो इस वर्ड का, वगैरह वगैरह। फिर एक्चुअल टॉपिक्स पे हम लेटर ऑन आएंगे। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर की शुरुआत की जाती है उसके वर्ड्स के मीनिंग से। उसका जो नाम है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में हमने सॉल्यूशन का मीनिंग जाना था, क्या होता है सॉल्यूशन। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब सीधी सीधी भाषा में है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री से आप मतलब निकाल सकते हो केमिकल रिएक्शन। एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रो मीन्स करंट या इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ये इन दोनों वर्ड से इंटरकनेक्टेड है। कुछ ना कुछ इन्हीं दोनों से ये चीज यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। क्या डील करने वाले हैं हम बेसिकली, तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। भाई, केमिकल रिएक्शंस आप बेसिक्स तो पढ़े हो 10th क्लास में। आपने देखा है कि केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे एनर्जी चेंजेस होते हैं, और करंट भी एक टाइप का एनर्जी होता है ना। तो क्यों हम ऐसी कोई रिएक्शन लेके हम उसकी करंट को प्रोड्यूस भी तो करा सकते हैं, ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। एंड वाइस वर्सा मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कोई रिएक्शन भी करा सकते हैं। भाई, आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, दो टाइप की रिएक्शंस होती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होती हैं, जो अपने से होती हैं, जिनको होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा सा इनिशिएशन वो अपने से होने लगी। नॉन स्पॉन्टेनियस ऑन दी अदर एंड वो होती हैं जिनको कॉन्स्टेंटली कोई एनर्जी इनपुट की जरूरत पड़ती है, जो अपने से नहीं होना चाहती। तो ऐसी रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, है ना, ऐसी रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, वो खुद से तो होगी नहीं, तो उसको कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका, ये भी हमको पढ़ना है। और ऐसी रिएक्शन जो खुद से हो रही हो, ऐसी रिएक्शन जो खुद से हो रही है उसकी मदद से हम क्या प्रोड्यूस करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। करंट प्रोड्यूस कराना है तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। भाई, खुद से होने वाली होनी चाहिए। ये पता चला रिएक्शन हो नहीं रही है, उसको कराने के लिए पहले हम करंट दे रहे हैं, फिर उससे करंट पैदा कर रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, अरे भाई करंट पैदा हो गया। अरे भाई, पहले तो आपने करंट वेस्ट कर दिया ना, देखिए। तो ये बेसिक पूरा फंडा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सब चीजें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब इसको हम सीधी सरल भाषा में अगर डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो बस इसी चीज को अब हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देंगे। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the
production of electricity using spontaneous chemical reaction. ठीक है, branch of chemistry which deals with the production of electricity using spontaneous chemical reaction and conducting a non-spontaneous chemical reaction using electricity. देखो, ये है डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो किस चीज से डील करती है? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कराना। कैसे? बाय यूजिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन अगर खुद ब खुद हो रही हो तो उसकी मदद से हम उसमें से क्या प्रोड्यूस करा लें? करंट। या फिर कंडक्टिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो खुद से नहीं होना चाह रही तो उसको कंडक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। क्लियर है? इतना फटाफट नोट कर लेंगे इसको। चल आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। यही 2 चीजें पढ़नी है। पहले हम पढ़ेंगे कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है रिएक्शन से, फिर हम पढ़ेंगे कि करंट से रिएक्शन कैसे करा जाए। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे इंपॉर्टेंस क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? इंपॉर्टेंस कोई आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे आप? तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आप एनसीईआरटी में देखोगे पूरा लिटरेचर मिलेगा इंट्रोडक्शन में आपको पहले पढ़ने पे, है ना? इसमें से कुछ की पॉइंट्स में यहाँ पर आपको निकाल के लिख के दे देता हूँ, है ना? इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स आपने पढ़ा होगा मेटल्स के बारे में क्लास 10th में, है ना? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने लास्ट में, मेटलर्जी बोलते हैं जिसको। उसमें अगर आपने याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, लो रिएक्टिविटी, मीडियम और हाई। लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम जनरली डायरेक्टली उनके ओर्स से हीट करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओर्स तो पता होगा आपको क्या होता है। नेचुरली तो मेटल्स फ्री स्टेट में तो पाए नहीं जाते, नेचर में क्रोमाइड स्टेट में होते हैं, तो वो उनको हम ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स बोलते हैं। फिर मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो थे उनको हम रोस्टिंग, कैल्सिनेशन करके हाई हीट में कर देते थे सेपरेट। हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स थे, कौन से? हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, उनके केस में सिर्फ हीटिंग करके ही सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता था। वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो अपने दूसरे सब्सटेंसेस के साथ बहुत ही टाइटली बॉन्डेड है, तो उनको सेपरेट करने के लिए फिर हमको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद लेनी पड़ती थी, है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शंस हैं वो कराते थे हम, है ना? तो वो सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पढ़ना है। तो मेटल्स का प्रोडक्शन हो गया, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम से कितनी चीजें बनती हैं, कॉस्टिक सोडा बनता है ना? सोडियम हो गया, सोडियम से NaOH बनता है, फ्लोरीन, इस सब का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सब में इलेक्ट्रोलिसिस की टेक्निक यूज होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन हो गई भाई? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं सीधे सीधे। क्या बोलते हैं हम डिवाइसेस को जो करंट प्रोड्यूस कराते हैं या करंट आपको देते हैं पैदा करके? क्या बोलते हैं? बैटरीज, सेल्स, है ना, एक्सेट्रा। तो बैटरीज वगैरह, सेल्स वगैरह, इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं
जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब हम किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं। खासतौर पे जो गोल्ड वगैरह की जो जो बोलते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ ज्वेलरी होती है, मतलब एक्चुअल सोना नहीं होता, सोने की एक लेयर चढ़ा देते हैं, चांदी की परत चढ़ जाती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही की जाती है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से की जाती है, पतली सी एक परत लोग उसकी सोने की या चांदी की एक नॉर्मल स्टेनलेस स्टील या आयरन की ज्वेलरी पे चढ़ा दी जाती है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग क्या होता है, जैसे जो मेटल्स आपको मिलते हैं धरती से, उनमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं बहुत सारी। कुछ इम्प्योरिटीज तो नॉर्मली निकल जाती हैं सेपरेशन की प्रोसेस के दौरान, पर कई इम्प्योरिटीज ऐसी रहती हैं जो स्टिल मेटल के साथ बॉन्डेड रहती हैं। तो फिर उनको हम इसी प्रोसेस की मदद से, जो भी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसी से हम उसको रिफाइन भी कर लेते हैं, एक ही बात। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। गैल्वेनाइजेशन है जिसमें जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, एक दो यूज नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। आप पैराग्राफ पढ़ लेना, बुक की स्टार्टिंग में ही जो दिया हुआ है चैप्टर में, आपको उसमें बहुत सारे और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा अपने मुद्दे पे आने की कोशिश करते हैं। हमको इस चैप्टर में देखो पढ़ना क्या है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि हमको दो चीजें यहाँ पर पढ़नी है। देख, इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक तो मैंने क्या बोला, क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन की मदद से करंट प्रोड्यूस कराना, एक तो ये पढ़ना है, और एक करंट की मदद से रिएक्शन कराना। यही दो चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में हमको मेनली। बस एग्जैक्टली इन दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ये वाला, कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, ये हम पहले पढ़ेंगे। ऐसे डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो रिएक्शंस की मदद से करंट प्रोड्यूस कराने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्या बोलते हैं ऐसे को हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रख लो अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? जो करंट रिएक्शन की मदद से करंट प्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हम इनको पढ़ेंगे। नंबर 2 कौन से हैं? ये वाले जहां करंट की मदद से रिएक्शन कराई जा रही हो, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ लाइटिक लग गया है, यहाँ केमिकल लग गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? जहां करंट की मदद से आप रिएक्शन कराओगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जहां रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन की मदद से करंट को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अभी हमारा ये टॉपिक जो है वो चलने वाला है काफी समय तक, इसी पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आप भी हेडिंग लगा लीजिएगा। पहली हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? डिवाइसेस which converts chemical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लिखी जा सकती है। भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल एनर्जी, उससे आप क्या प्रोड्यूस करा रहे हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो डिवाइसेस व्हिच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, इनका मतलब हो गया।
पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है कौन से टाइप की रिएक्शन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है भाई, ऐसी कौन सी रिएक्शन यूज करोगे जो करंट प्रोड्यूस करा सके। ऐसे रैंडमली कोई भी रिएक्शन उठा के तो हम परफॉर्म कर नहीं सकते, ऐसी रिएक्शन होनी भी चाहिए जहाँ करंट प्रोड्यूस हो। सोचो आप, सोचो कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो करंट प्रोड्यूस करने के लिए। 10th में आपने अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है कि नहीं। कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हैं आप सोचो। क्या होता है करंट, क्या होता है करंट इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना है इस करंट। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यही चार्ज चार्ज होता है। अच्छा किसी भी चीज पे चार्ज किस कारण बनता है, हमारी बॉडी या जितने भी टाइप के मैटर हैं हमारे इस धरती पर वो किससे बने हैं, एटम से। और एटम में ऐसा क्या होता है जिसके कारण चार्ज आता है, सोचो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। खास तौर पे कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से भी अगर मैं बात करूं कि कौन सा चार्ज पार्टिकल इजीली फ्लो हो सकता है, तो आप इतना तो आप जान गए होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपने पढ़ ही लिया होगा इतना कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो बेचारे बंधे रहते हैं एक जगह पर, है ना, फ्रीली फ्लो नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन ऑन दी अदर हैंड चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस, खुद ही फ्लो होते हैं। यानी कि सीधी सीधी भाषा में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, उसके कारण करंट पैदा हो सकता है कि। अब आप सोचो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। क्या ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जहां इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, सोचो। बिल्कुल, ऐसी एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, 11th में तो चैप्टर पढ़ाया आपने उसके ऊपर, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछ ले कौन सी रिएक्शंस की मदद से करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, पता होगा यार। ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 11th में। ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पर ये वाली डेफिनेशन है जो आपको काम की है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बस हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को यहाँ पर यूज करने वाले हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा उसे गेन करे। तो अपने आप जब एक से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा और करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये तो बहुत आगे जाकर के डेवलप हुआ, बहुत आगे जाके लोगों के दिमाग में ये चीज आई कि हम ऐसा ऐसा करके भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे पहले कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे जिनकी मदद से आगे जाके लोग साइंटिस्टों को क्लू मिला, इसका एक आइडिया मिला भाई पहले कि हाँ यार ये चीज भी पॉसिबल है, इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक अर्ली एक्सपेरिमेंट आप बोल दो जो परफॉर्म किया गया था कई सालों पहले, बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या था वो एक्सपेरिमेंट और उसके कारण क्या ऐसा हुआ कि एक डिस्कवरी हुई, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स एक्सपेरिमेंट। नाम दे दिया है पढ़ने के लिए, डायरेक्ट रिडॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो रिडॉक्स का मतलब तो बता ही दिया क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी रिएक्शन आप कराने वाले हो वो सेम कंटेनर में कराने वाले, सेम कंटेनर। मतलब एक ही कंटेनर या एक ही एपरेटस हम लेंगे और उसी एपरेटस के अंदर हम ऑक्सीडेशन भी करा रहे होंगे और रिडक्शन भी करा रहे हैं। तो कैसा था ये एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हमने बड़ा सा कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर ले लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन।
अच्छा, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको पता होगा ब्लू कलर का होता है, पता है कि नहीं? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। अच्छा, क्यों होता है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का? कॉपर आयंस के कारण। ये भी पता होगा, नहीं पता तो अभी देख लो। कॉपर सल्फेट में कौन कौन से आयन है? एक तो कॉपर के आयन्स हैं और एक सल्फेट के आयन्स हैं। नीला कलर क्यों होता है कॉपर सल्फेट का? कॉपर के आयन्स के कारण। ये थोड़ा दिमाग में आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हमने डाल दी एक, क्या डाल दी? जिंक रॉड। इसके अंदर हमने डाल दी जिंक की रॉड, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने और चीज डाल दी है, ये है हमारा थर्मामीटर। ये थर्मामीटर जस्ट चेक करने के लिए कि कोई चेंजेस रिएक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस की चीज नहीं है। इस तरीके का एक सेटअप जो है प्लान किया गया देखने के लिए कि क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। कुछ ऑब्जर्वेशंस बोल लो या कुछ चेंजेस बोल लो, ये लोगों को, ये जिसने भी किया था ये एक्सपेरिमेंट, उनको कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्या क्या चेंजेस थे, मैं बारी बारी से यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली चीज जो ऑब्जर्व करी लोगों ने वो क्या करी? जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट। जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट मतलब जिंक रॉड जो है उसका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्चुअल में जिंक रॉड ना गलना स्टार्ट हो गई। जैसे कोई चीज आप जैसे आप बिस्किट डालते हैं ना चाय के अंदर तो पिघल जाता है ना, तो वैसे ही गलना स्टार्ट हो जा रही है जिंक की रॉड। जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट, पहला ये ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। भाई कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? अभी बताया मैंने, ब्लू कलर का होता है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो वो फेड हो जा रहा है कलर से। तीसरा जो चेंज देखने को मिला वो क्या देखने को मिला? रेड ब्राउन डिपॉजिट्स आर फाउंड। रेड ब्राउन डिपॉजिट्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ वेसल। मतलब ये जो कंटेनर है इसमें बॉटम में इस तरीके का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बोल लो या डिपॉजिट बोल लो, वो हमको देखने को मिला। चौथी चीज क्या देखने को मिली? टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? बढ़। थर्मामीटर इसलिए डाला था हमने, थर्मामीटर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, है ना? टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व करी गई कि भाई ये चीजें यहाँ पर हो रही। अब केमिस्ट्री में, हम साइंस में नॉर्मली यही होता है, पहले हम चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसके रीजनिंग ढूंढते हैं, है ना? उसका कारण खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये चार चीजें ऑब्जर्व हुई, अब इनका ढूंढने के लिए हम रीजन, इनका हमने ढूंढा कारण, रीजन क्या है इसका। तो देखो एक एक करके हर एक का रीजन देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहला क्या ऑब्जर्वेशन था कि जिंक रॉड का वेट समय के साथ कम होता जा रहा है, वो रिड्यूस होती जा रही है ना? इसका रीजन क्या निकला? इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? तो इसका जो रीजन उन्होंने निकाला वो क्या निकाला कि जिंक का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। भाई जिंक क्या है? एक मेटल है, मेटल्स में होती है टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की भी होती है कि नहीं? तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा जिंक का? जिंक क्या कर रहा होगा यहाँ पर? सॉलिड जिंक जो है हमारा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा जिंक आयंस Zn2+ में, है ना? ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है, तो इसमें से जिंक के एटम्स टूट के Zn2+ फॉर्म में कहाँ आ रहे होंगे? सॉल्यूशन के अंदर, है ना? मतलब वो जो सॉलिड एटम्स हैं वो एक्वस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए रॉड धीरे धीरे गल रही है, डिसॉल्व हो रही है, इसका वेट रिड्यूस होता जा रहा है। दूसरा,
ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। तो अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन का ब्लू कलर किसके कारण है, कॉपर सल्फेट के Cu2 प्लस आयन के कारण। जिस तरह से जिंक के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कॉपर के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो गेन करने को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। तो कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है। देखो जिंक के ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो रहा था, सॉल्यूशन के अंदर एक तो जिंक के आयंस आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स भी तो आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स भी तो आ रहे थे। वही इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन कर लेगा, आपका कॉपर का आयन। कॉपर के आयंस क्या कर लेंगे, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, है ना, अपोजिट चार्ज है। और क्या हो जाएगा, इनका चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड कॉपर। जस्ट उल्टा हो रहा है, ऊपर में आयंस बना रहा था, ये आयन से एटम में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कॉपर के एटम में। तो सीधे सीधे कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जैसे जैसे कॉपर आयंस खत्म हो जाएंगे, ब्लू कलर क्या होने लगे, फेड होना स्टार्ट। तीसरी चीज क्या है, रेड ब्राउन डिपॉजिट्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ वेसल। ये रेड ब्राउनिश कलर के जो प्रेसिपिटेट है, ये डिपॉजिट है, ये और किसी चीज का नहीं है, कॉपर का ही है। ठीक है, कॉपर की जो कॉपर सॉलिड कॉपर जो है ये कैसा होता है, रेड ब्राउन। ठीक है, तो जो सॉलिड कॉपर है वो नीचे में सेटल डाउन होता जा रहा है ना, नीचे में बॉटम में आके उसी की डिपॉजिट्स हैं जो रेडिश ब्राउन कलर के हमें दिख रहे हैं। क्लियर हुई बात। चौथी और आखिरी ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या चीज समझ में आ रही है, देखो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। डेल्टा एच जानते हो ना क्या होता है, एंथैल्पी, हीट कंटेंट, है ना, जनरली एंथैल्पी से ही हम हीट चेंजेस मेजर करते हैं। और ये 11th में आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हीट निकल रही है। और ऐसी रिएक्शंस जिनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो हमेशा कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। ये अब आपको थोड़ा सा 11th का थर्मोडायनामिक्स याद करना पड़ेगा। देखो 11th के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी 11th ही इंपॉर्टेंट है, कल को आप नीट वगैरह अटेम्प्ट करोगे और कोई एग्जाम्स दोगे आप तो 11 12 दोनों पढ़ोगे, है ना। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब हर हाल में आपको जानना जरूरी है 12th की केमिस्ट्री आसान करने के लिए। एंड थर्मोडायनामिक्स इज वन ऑफ दोस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कई सारी टर्मिनोलॉजीज 12th में यूज होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो जो खुद से हो जाती हैं, और ऐसी रिएक्शंस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आप 11th में देखना थर्मोडायनामिक्स में बताया गया है, थर्मोडायनामिक्स में बताया गया है ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो उनका डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि रिएक्शन खुद से हो रही है, और हो ही नहीं है खुद से, आपने कुछ किया क्या, आपने अलग से कुछ किया, आप जिनको बोलने गए कि भाई ऑक्सीडाइज हो जाए, वो अपने से जैसे गया अंदर शुरू हो गई। यही तो होती है स्पॉन्टेनियस की निशानी। अब इन सब चीजों से समझ में क्या आ रहा, हमको क्या क्या हासिल हुआ ये करके, हमने वेस्ट करके मटेरियल क्या हासिल किया, बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली। क्या बड़ी चीज हासिल कर ली, ये चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव, यानी कि कहीं ना कहीं हीट रिलीज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, हीट रिलीज होती है तभी ना तो टेम्परेचर बढ़ता है। और हीट क्या है, फॉर्म ऑफ, क्या है हीट, अरे भाई बताओ क्या है हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी। और एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म। तो इससे ये दिमाग में आया आगे आने वाले लोगों के कि यार जब हम कोई रिएक्शन करा के हीट पैदा करा सकते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो करंट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अगर हम कुछ ऐसे चेंजेस करें इस पूरे सेटअप में, कुछ ऐसे बदलाव लाएं, ट्वीक्स करें कुछ, कि हम हीट की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर प्रोड्यूस करा लें, तो फिर अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा।
वही हुआ, तभी हम आज की डेट में सेल यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता एग्जाम में कि बताओ क्या था ये, पर हाँ कभी किसी ने एग्जामिनर ने वाइवा में पूछ लिया, या सिंपल सी भाषा में अगर आप बात करें एडवांस चीजें पढ़नी है तो बेसिक पहले आपको समझना जरूरी है। कोई भी चीज डिस्कवर एकदम से तो हो नहीं जाती है, उसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको जानना जरूरी था। क्लियर हो गया इतना आपको? तो यहां से क्लू मिला हमें आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिजाइन करने। तो इतना आपको आज के हिसाब से याद रखना है। आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, इतनी चीजें आपको पहले अच्छे से समझनी जरूरी है। नेक्स्ट टर्म पे अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रॉपर सेल देखेंगे, कैसे होता है, कैसे बनता है, उसकी डिजाइन क्या होती है ना, कैसे वर्क करता है, वो करंट कैसे प्रोड्यूस कराते हैं उसमें, और धीरे धीरे करके चैप्टर और हम आगे बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले आएंगे, करंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, अब कहानी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए इतना ही। आप एनसीईआरटी वगैरह में से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लो, आप थोड़ा बेनिफिट आइडिया भी मिलेगा आपको। बाकी अगले लेक्चर में हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। ठीक है? चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। धीरे धीरे आपको आगे और कंटेंट भी मिलेंगे, लाइक भी कर दो आप, शेयर भी कर दो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से हम आपसे मुलाकात करें, तब तक के लिए